हेलो एवरीवन। आज हम लोग पीवाईक्यू मास्टर ब्लास्टर की सीरीज में एक अगला टॉपिक देखेंगे, संशोधन। संशोधन से कोई भी एग्जाम हो, एक ना एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। तो इसमें मैंने जो टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन अब तक एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, जो मोस्ट रिपीटेटिव, वही क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो इसमें जो एसएससी सीजीएल 2000 यानी 2024 लास्ट तक, यानी जो अब तक एसएससी का लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, तो वहां तक मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन को इसमें लिया है। और रेलवे के जो भी एग्जाम हुए हैं अब तक अपडेट पूरा क्वेश्चन है, यानी पिछले 25 सालों में जितने भी क्वेश्चन हैं जो रिपीट हैं उसको मैंने हटा दिया है। तो उसको पूरा का पूरा क्वेश्चन को मैंने देखा, उसको एनालाइज किया और एक ऑर्गेनाइज में मैंने चीज़ों को लगाया ताकि आपको एक अलग अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो 25 साल में जितने क्वेश्चन पूछे गए उसका सब एक निचोड़ है इस वीडियो में। देखिए क्या होता है कि ज़्यादातर लोग जो यूट्यूब पे क्लास डाले हुए हैं उसमें आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर मार्क करेंगे, क्वेश्चन आएगा आंसर मार्क करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि 20-30 मिनट में आपका टॉपिक खत्म हो जाता है और आपको उस समय लगता है कि हाँ मुझे आ गया, लेकिन एग्जाम तक वो चीज़ें याद नहीं रहती क्योंकि आपका कोई रीजन उसको पता नहीं है कि कोई चीज़ हो क्या रहा है, साधारण बहुमत है क्या, विशेष बहुमत है क्या, संशोधन क्या है। तो एक अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं डेवलप होती। तो आज हम लोग एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का प्रयास करेंगे और चीज़ों को समझेंगे कि कोई चीज़ है क्या। हाँ, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ज़रूर लगेगा। इस चैनल पे जितने भी लेक्चर आएंगे टाइम सबसे ज़्यादा थोड़ा सा लगेगा। अगर वो 30 मिनट में पढ़ाएंगे तो यहाँ पर हो सकता है 45 मिनट 60 मिनट लगे। अब वो 40-50 मिनट में संशोधन पढ़ाएं तो हो सकता है आज 1.5 घंटा का लेक्चर हो। लेकिन इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद आपको महसूस होगा कि हाँ आज मैंने कुछ सीखा और समझा कि संशोधन है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं और अपना जीएस में मार्क्स बढ़ाने की ये कदम में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रैंक तो जीएस से ही बनेगा। अगर 3 सब्जेक्ट आपका तैयार है सही से तो उसके बाद जीएस पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जय जीएस ही एक सिलेक्शन और रैंक में बहुत बड़ी भूमिका प्ले करेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के द्वारा अनुच्छेद 368 के अनुसार कितने प्रकार का संशोधन है? देखिए ओवरऑल होता कितने प्रकार का संशोधन है, तो 3 प्रकार का संशोधन होता है। एक होता है साधारण बहुमत से। अब संशोधन होता क्यों है, तो जैसे कोई भी विधेयक जब पारित होता है सबसे पहले, यानी विधेयक कानून कब बनता है, तो सबसे पहले विधेयक आता है लोकसभा, राज्यसभा या विधानमंडल में। वहां आता है तो उसके बाद क्या होता है कि वहां के जो मेंबर है उसमें वोटिंग करते हैं। तो एक वोटिंग साधारण बहुमत के प्रकार से होती है, एक विशेष बहुमत के प्रकार से होती है और एक विशेष बहुमत और राज्यों के सहमति के प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार से ओवरऑल संशोधन होता है, एक साधारण बहुमत से, एक विशेष बहुमत से और एक विशेष बहुमत के साथ क्या चाहिए इसमें, विशेष बहुमत प्लस राज्यों का, यानी राज्यों के समर्थन भी चाहिए। कितने राज्यों के चाहिए, तो आधे राज्य, मतलब जितने भी भारत में राज्य हैं उनके आधे राज्यों का समर्थन चाहिए। तो देखिए साधारण बहुमत क्या होता है, साधारण बहुमत का मतलब ये होता है कि जितनी भी उस समय, जैसे कोई भी सदन है तो उस समय जितने भी मेंबर अवेलेबल हैं उनका 50% प्लस 1, यानी ऐसे समझिए एग्जाम्पल से मान लीजिए कि 200 सीट है ओवरऑल किसी भी सदन में, तो 200 में से उस समय अवेलेबल कितने हैं, 150। तो अगर इसमें से कितने लोग अगर विधेयक के पक्ष में देंगे तो विधेयक पास होगा। अगर साधारण बहुमत से वो पास होना है तब, इसका मतलब 75 यानी 50% प्लस 1। अगर विधेयक के पक्ष में 76 वोट पड़ गए तो वो विधेयक समझा जाएगा कि इस सदन में पास हो गया। और विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है, विशेष बहुमत का ये होता है कि इसमें राज्यसभा, लोकसभा, या अगर विधानमंडल में है तो विधानसभा, विधान परिषद जहां है वहां,
तो संसद को हम देखते हैं तो राज्यसभा और लोकसभा में जितने भी मेंबर हैं उसका बहुमत का मतलब 50% प्लस एक, यानी जितने भी सदस्य हैं, जैसे राज्यसभा में कितने सदस्य हैं 250, इसमें कितने हैं 550, पहले 552 थे, तो इसका 50% प्लस एक, और उसी के साथ साथ इसमें क्या चाहिए, वहां पर जैसे लोकसभा और राज्यसभा के जितने मेंबर ओवरऑल हैं तो उसका तो बहुमत चाहिए ही चाहिए 50% प्लस वन, और उसी के साथ उस समय जैसे सदन में जितने लोग उपस्थित हैं, तो उपस्थित से मतलब नहीं है, लेकिन जो लोग मतदान कर रहे हैं तो मतदान में 2/3 जो वोट है वो विधेयक के पक्ष में होना चाहिए। यानी जितने लोग उस समय सदन में उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं, मान लीजिए कि 100 लोग उपस्थित हैं और 100 लोग मतदान कर रहे हैं, तो 100 लोग मतदान में से 67 वोट उस विधेयक के पक्ष में होना चाहिए। इसके साथ यानी 50% प्लस एक तो चाहिए ही चाहिए विशेष बहुमत में, उसके साथ साथ जो उपस्थित हैं उसका 2/3 तो चाहिए, तब समझा जाएगा कि विशेष बहुमत से ये विधेयक पास हो गया। और तीसरा, ये सबसे कठोर प्रक्रिया है, नॉर्मली ये विशेष बहुमत प्लस राज्यों के समर्थन चाहिए, तो विशेष बहुमत में जो चीजें हैं वो तो चाहिए ही चाहिए, यानी 50% प्लस वन किसका, राज्यसभा और लोकसभा का, उसी के साथ जो उपस्थित हैं 2/3 तो वो भी चाहिए, और उसी के साथ साथ इसमें राज्यों के समर्थन में आधे चाहिए, यानी आधे जो भी विधानमंडल हैं तो उनके आधे राज्यों का समर्थन चाहिए, यानी कम से कम 15 राज्यों का, तब समझा जाएगा कि विशेष बहुमत से ये विधेयक पास हो गए। ओवरऑल 3 प्रकार का संशोधन होता है, आपने इस चीज को समझा, साधारण बहुमत क्या है 50% प्लस एक, विशेष बहुमत क्या है, और विशेष बहुमत का मतलब 50% दोनों सदन में जितने सदस्य हैं इसको दोनों जोड़कर 50% प्लस वन, उसके बाद उपस्थित का मतदान करने वाले का 2/3, और विशेष बहुमत प्लस राज्यों के समर्थन, तो इसका मतलब जो विशेष बहुमत है वो तो है ही, और प्लस आधे राज्यों का समर्थन भी चाहिए। तो 3 प्रकार के ओवरऑल संशोधन होते हैं, लेकिन 368 के अनुसार जब संशोधन की बात की जाएगी तो यही केवल 2 होंगे, एक विशेष बहुमत वाले और एक विशेष बहुमत प्लस राज्यों के समर्थन वाले। तो जब 368 के अनुसार पूछा जाएगा तो आंसर कितना होगा, 2। नॉर्मली पूछा जाएगा संशोधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 3। तो यही इतना चीज अगर आप समझ लेते हैं तो इससे बाहर इसमें क्वेश्चन बनेगा नहीं। इसी हिसाब से हम चीजों को समझेंगे कि है क्या, साधारण बहुमत का मतलब होता क्या है, जब क्वेश्चन डीप से बनेगा तब आप कर नहीं पाएंगे, हो सकता है लेवल इस बार उठे। तो इसी हिसाब से हम पूरा का पूरा क्वेश्चन को सही से समझने का प्रयास करेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो ये 2023 में क्वेश्चन आया था सीपीयू में, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, 3 नहीं मार्क करना है, नहीं गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक चीज पीछे वाले में और क्वेश्चन में क्या था कि अनुच्छेद 368 ये भाग 20 में है, भाग 20 में आर्टिकल 368 के तहत ही संशोधन होता है। और हाँ, ये जो विशेष, ये कठोर सबसे होता है, विशेष बहुमत प्लस राज्यों का समर्थन कब चाहिए, जब मामला संघीय हो, यानी पूरे संघ को लेकर मामला हो तब राज्यों का समर्थन चाहिए। वो चीज आप याद रखिएगा, अगर कभी पूछे कि संघ को लेकर कोई बिल पारित हो रहा है तब उसमें राज्यों का समर्थन अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजोरिटी के साथ संशोधित नहीं किया जा सकता। अब देखिए होता क्या है कि जो साधारण बहुमत होता है इसमें सब कुछ कुछ चीजें डिवाइड की गई है कि कौन सा विषय होगा कि साधारण बहुमत के तहत होगा, कौन सा विशेष बहुमत के तहत होगा, कौन से में विशेष और राज्यों का समर्थन चाहिए। तो साधारण बहुमत की अगर बात किया जाए तो साधारण बहुमत देखिए इसमें कुछ आर्टिकल डिफाइन है, जैसे 2 आर्टिकल, 3, 4, 73, 100, 169 और भी आर्टिकल हैं, 105। तो ये सब क्या है, अब क्या इसको पूरा रटना है, नहीं पूरा नहीं रटना है, ऑप्शन उतना कठिन बनाएगा ही नहीं। अब विशेष बहुमत की बात की जाए तो विशेष बहुमत में कौन कौन से विषय आते हैं, जैसे अगर मूल अधिकार से अगर कोई विधेयक आ रहा है वो विशेष बहुमत में जाएगा।
और उसके साथ साथ अगर आ रहा है नीति निदेशक तत्व से, यानी डीपीएसपी से आ रहा है, तब किस में जाएगा? विशेष बहुमत के तहत उसको संशोधित किया जाएगा। और उसके साथ जब विशेष बहुमत यानी तीसरा और प्लस राज्यों का समर्थन वाला जो है, तो ये जो संघीय मामले होते हैं उसमें, यानी संघीय मामले का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति से लेकर कुछ आर्टिकल में संशोधन करना है, या कार्यपालिका से कुछ में संशोधन करना है, न्यायपालिका में कुछ संशोधन करना है, यानी उन सब आर्टिकल में, यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका, तब किस में जाएगा? वो विशेष बहुमत के साथ उसको, उसमें राज्यों का समर्थन चाहिए, क्योंकि वो पूरे संघ लेवल पे चीजें हो रही हैं और इसमें नागरिकों से चीजें होती हैं, तो वो विशेष बहुमत से हो जाता है। ये दोनों 368 के तहत आता है। तो इसमें पूछा क्या गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को साधारण बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता? ये CHSL 2024 का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, अब मान लीजिए ये अब कठिन है, पूरा आर्टिकल कैसे याद करें, लेकिन क्वेश्चन में वो जानकर ये मूल अधिकार वाला आर्टिकल देगा और उसी से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि जो मूल अधिकार वाले आर्टिकल हैं उसको हम साधारण बहुमत से संशोधित कर ही नहीं सकते। अब पूछा क्या है? साधारण बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता, तो ये 21 किस में आएगा? ये मौलिक अधिकार में आएगा। तो मौलिक अधिकार वाले जो आर्टिकल हैं उनको साधारण बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता, उनको विशेष बहुमत से संशोधित किया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 21। बाकी 169, 2, 3, 4 ये सब किस में आएंगे? साधारण बहुमत से आएंगे। इसमें पूछा गया कि साधारण बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता, तो आर्टिकल 21 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? तो संविधान, इसमें पूछा क्या? संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक हमेशा 368 के तहत ही आता है, तो ये चीज याद रखिएगा, हमेशा दो प्रकार का होता है। तो संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में आता है? तो ये दोनों सदन में आता है, ऊपरी सदन और निचला सदन। निचला सदन मतलब लोकसभा और ऊपरा सदन मतलब राज्यसभा। दोनों में इसको अलग अलग से, ऐसा नहीं कि एक ही में पारित हो जाएगा दूसरा भी मान लिया जाएगा। राज्यसभा में भी पूरा मतलब क्वालिफाई करना चाहिए, और लोकसभा में जितने हैं उसका मतलब एक विशेष बहुमत और राज्यों का समर्थन चाहिए। किसमें? संविधान संशोधन विधेयक में क्या चाहिए? विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, और उसी के साथ क्या चाहिए? राज्यों का समर्थन, आधे राज्यों का। तो ये दोनों ऊपरा और निचला सदन दोनों में जब आएगा, दोनों में पास होगा, तभी संविधान संशोधन विधेयक आगे बढ़ेगा, बिल मतलब कानून बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब बात ये होती है कि क्या धन विधेयक में भी ऐसा होता है? देखिए, धन विधेयक में क्या होता है, जैसे कर से रिलेटेड कोई कानून बन रहा है तो वो सब धन विधेयक में आते हैं। तो धन विधेयक में लोकसभा को पावर सबसे ज्यादा है। राज्यसभा, यानी लोकसभा कोई विधेयक जैसे धन विधेयक से रिलेटेड है तो डिसाइड कौन करता है? जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो डिसाइड करेगा कि ये विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। अगर वो लोकसभा, और आएगा कहाँ? तो लोकसभा में ही आएगा, राज्यसभा में नहीं आता शुरू में, और बाद में राज्यसभा में जाएगा, तो राज्यसभा इसको अस्वीकार भी नहीं कर सकता। यानी ओवरऑल पावर सबसे ज्यादा किसके पास है? लोकसभा के पास। और राज्यसभा 14 दिन के भीतर या तो स्वीकार करे या स्वीकार न करे, फिर भी उसको माना जाएगा कि स्वीकार कर लिया गया है, फिर वो जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति इसमें बाध्य है, उनको सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। तो यानी आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें सबसे ज्यादा धन विधेयक में लोकसभा पावरफुल है, और लोकसभा के माध्यम से ही ये बिल पास होता है। बाकी नॉर्मली जो चाहिए वो विशेष बहुमत, राज्यों का समर्थन, वो तो चाहिए, और विशेष बहुमत। दो प्रकार से संविधान में संशोधन 368 के तहत होते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? तो ऊपरा निचला सदन अलग से, अलग अलग चाहिए इसमें, क्योंकि यहाँ पर संविधान संशोधन विधेयक पूछा है। अगर साधारण विधेयक पूछता तब तो वो अलग हो जाता, लेकिन यहाँ पर संविधान संशोधन विधेयक, इसलिए अलग अलग चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था कब? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। अब इसमें देखिए कुछ कुछ परिवर्तन किए गए हैं इस आर्टिकल में, तो ये आर्टिकल पूछा जा सकता है। 19 के 1 के ए में इसमें वो किया गया, मतलब परिवर्तन किया गया है। 19 के 1 के ए में क्या लिखा है कि भाषण और अभिव्यक्ति पर, इसमें भाषण अभिव्यक्ति पर उचित प्रतिबंध लगाए गए कि आप हर एक जगह आपकी भाषण की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, कहीं कहीं पर रोक भी है। उसी के साथ साथ इसमें संपत्ति के अधिकार का संरक्षण करने के लिए कुछ आर्टिकल में संशोधन किया गया है। संपत्ति के अधिकार का संरक्षण करने के लिए 31 ए एंड 31 बी दो आर्टिकल इसमें जोड़े गए। और भूमि सुधार भी हुआ। देखिए कितनी सारी एग्जाम में ये पूछा गया, बार बार पूछा जाता है। तो जमींदारी उन्मूलन कानून को संरक्षित करने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि 9वीं अनुसूची में क्या है, तो ओवरऑल कह सकते हैं भूमि सुधार से रिलेटेड है। यानी जमींदारी उन्मूलन कानून को संरक्षित करने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। और उसी के साथ साथ 19(1) के में भाषण और अभिव्यक्ति पे उचित प्रतिबंध लगाया गया। और संपत्ति के अधिकार के संरक्षण के लिए 31 ए और 31 बी जोड़े गए हैं। तो यही 3 आर्टिकल, और ये जमींदारी यानी 9वीं अनुसूची आपको याद रखना है, पहले संशोधन से संबंधित है। 1951 में इसको लागू किया गया, यानी सबसे पहले जैसे संविधान लागू के बाद पहला संशोधन यही था। तो आंसर इसका 1951 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 19 में संशोधन किया और सामान्य रूप से जमींदारी उन्मूलन कानून और विशेष रूप से कुछ निर्दिष्ट राज्यों के अधिनियम की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले कानून प्रावधानों को शामिल किया? ये 2022 का क्वेश्चन है। अब सोचिए इतना बड़ा लैंग्वेज दिया है, लेकिन आपको समझना है क्या, यहाँ पर देखिए क्या बोला है, आर्टिकल 19 में संशोधन किया गया। 19 के 1 के ए में संशोधन किया गया था, और यहाँ जमींदारी उन्मूलन कानून को लेकर कुछ संशोधन किया गया था, जो भूमि सुधार के लिए अनुसूची जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची। और संपत्ति के अधिकार के संरक्षण के लिए 31 ए और 31 बी जोड़ा गया था। तो यही 3 चीजें हैं, और ये पहला संशोधन में यह हुआ था 1951 में। तो ओवरऑल जो चीज पूछा गया आपको इसमें एक क्लू पकड़ना है कि आर्टिकल 19 में संशोधन किया गया, और सामान्य रूप से जमींदारी की बात हो गई तो वो पहले में ही जाएगा, जमींदारी उन्मूलन कानून, और विशेष रूप से कुछ निर्दिष्ट राज्यों के अधिनियमों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए प्रावधान लाया गया था। तो पहला संशोधन में ये चीजें हुई थी। तो ठीक है, आप थोड़ा सा जब ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्लू मिल जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान का 5वां संशोधन अधिनियम 1955 में संशोधित किया गया? अब सोचिए क्वेश्चन 5वां भी, मतलब सब पूछना चाह रहा है। 106 है तो 106 याद करिए, लेकिन ठीक है अगर आप टॉप मोस्ट 50 याद करते हैं तो आपके पास ऑप्शन होंगे, तुरंत एलिमिनेट भी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान 5वां संशोधन अधिनियम 1955 में संशोधित किया गया? तो इसमें आर्टिकल पूछ रहा है कि 5वां संशोधन के तहत कौन सा आर्टिकल संशोधित किया गया है। तो आर्टिकल 3 संशोधित किया गया है इसमें। इसमें हुआ आर्टिकल 3 में है क्या, तो नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के
नाम और सीमा में परिवर्तन। नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्य के नाम और सीमाओं में जो परिवर्तन से लेकर प्रावधान है वो आर्टिकल 3 में है, और इसमें संशोधन हुआ तो 5वें संविधान संशोधन के तहत 1955 में ये चीज हुआ। तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि कुछ कुछ चीजें समझाने वाली हैं तो कुछ कुछ चीजें थोड़ी बहुत याद करने वाले भी हैं। तो 5वां संशोधन है तो 5 से 2 कम है 3, तो 3 आप याद रख सकते हैं, आर्टिकल 3 में संशोधन हुआ था। अब एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है भी। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालय की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार से संबंधित? यानी ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा संशोधन है जो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की अधिकारिता, यानी कहीं कहीं पर क्या है कि स्टेट में तो हाई कोर्ट है लेकिन वो यूटी के लिए भी काम करती है, समझ रहे हैं? तो जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र में है तो हो सकता है वो दमन एंड दीव के लिए काम करती है। तो इस हिसाब से पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा संशोधन है जो उच्च न्यायालय की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा 7वां संशोधन। अब 7वां संशोधन से और सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। तो 7वां संशोधन में देखिए क्या था कि 7वां संशोधन हुआ कब, तो 1956 में हुआ। 1956 में कुछ चीजें हुई, उसको सबसे पहले समझते हैं। 1956 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। किस आधार पर, तो भाषाई आधार पर बना था। उस समय राज्य पुनर्गठन आयोग भाषाई आधार पर कितने राज्य बने थे, तो 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था। और 7वें संशोधन के तहत क्या हुआ था कि राज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाना, यानी राज्यपाल की शक्ति में परिवर्तन किया गया। बोला गया कि राज्यपाल होगा, तो ये बोला गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 प्लस राज्यों में राज्यपाल के पद पर आश्रित हो सकता है, यानी एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल का पद संभाल सकता है, ये चीज बोला गया। और इसी के साथ साथ एक जो हाई कोर्ट में मतलब परिवर्तन किया गया, वो ये बोला गया कि एक ही हाई कोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्य या यूटी के लिए काम कर सकते हैं। ये सब 7वें संशोधन की बात हो रही है, यानी 7वां संशोधन में एक तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी, भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। उसके बाद राज्यपाल की शक्ति में परिवर्तन किया गया था, ये चीज वहां पर क्लियर किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और हाई कोर्ट में कुछ संशोधन किया गया, तो हाई कोर्ट के आर्टिकल में संशोधन ये किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए या यूटी के लिए एक ही हाई कोर्ट काम कर सकता है। तो इतनी सारी चीजें हुई थी। अब उसी के साथ अब हम पहला संशोधन तो देख ही चुके हैं, आंसर इसका 7वां हो जाएगा। पहला में किस किस आर्टिकल में हुआ था, तो 19 के 1 के में परिवर्तन हुआ था, 31 से 31 बी। अब इसी हिसाब से जो जो होता जा रहा है रिवाइज भी करते चलेंगे। और 31 से 31 बी और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो बस इतना याद रखते हैं तो आपका काम हो जाएगा। हाँ, 13वां संशोधन क्या था, तो ठीक है, भी इसको आगे देखें, शायद क्वेश्चन अभी आगे आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन में भारत संघ में दादरा और नागर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया? यानी दादरा एंड नागर हवेली को यूटी का दर्जा किस संशोधन में दिया गया? तो संशोधन था वो 10वां। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10वां संशोधन में दादरा एंड नागर हवेली, यहां से दादरा है तो डी से आप 10 याद रख सकते हैं। 10वें संशोधन में दादरा एंड नागर हवेली को यूटी का दर्जा दिया गया। तो इसको याद रखिएगा, यही क्वेश्चन इसमें बार बार पूछा भी जाता है। हाँ, अब इसमें ये चीज है कि
अच्छा, आर्टिकल 13 इसमें नहीं दिया, सोचे वो दिया होगा, लेकिन 13 भी याद रख लीजिए, 13 से भी क्वेश्चन बनते हैं। 13 में जो 13वां संशोधन था 1962 में हुआ था। इसमें 371 ए के तहत नागालैंड जो है, नागालैंड को विशेष दर्जा दिया गया। तो संशोधन जो 13 है 1962 में हुआ, इसमें नागालैंड को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, 371 ए जोड़ा गया। बाकी दादरा एंड नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया, तो वो होगा 10वां, क्योंकि दादरा से 10 से याद रख सकते हैं। सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप ये मत कहिएगा कठिन कठिन है, कठिन कुछ नहीं है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सब चीजें याद रहेंगी, ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, ये देखिए, इसके पहले अब जैसे ये जो 10वां संशोधन है हुआ कब, 1961 में। तो अभी हमने क्या देखा कि 1956 में जब भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ था, उस समय 14 और 6 यानी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो ये 7वां है, ये दादरा एंड नागर हवेली 7वां यूटी है, याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर 10 हो जाएगा, दादरा एंड नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है, जिसे निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया। यानी क्या था कि आंसर तो इसका 26वां होगा, 24वां। 24वां में क्या लिखा गया है वो थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले 24वां संशोधन हुआ कब, तो 1971 में हुआ। अब क्या आपको डेट पूरा रटना है, तो नहीं रटना है, क्योंकि डेट ज्यादातर पूछा नहीं जाएगा। जिसका पूछा जाएगा उसको मैं बताऊंगा 2-3, उसको आप रट लीजिएगा। तो भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है। इसके द्वारा स्थापित किया गया 1971, 24वां संशोधन के द्वारा इसको स्थापित किया गया। अब इसमें हुआ क्या कि सबसे पहले देखिए, इसमें हुआ था 1967 में गोलकनाथ बनाम एक केस हुआ था, गोलकनाथ। ये केस पूछा भी जाता है, पंजाब राज्य। तो इस केस में हुआ क्या कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो संसद है मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। अब हुआ क्या कि इसमें जब ये चीज बोला गया, तो अब गवर्नमेंट को दिक्कत होने लगी कि वो कैसे अब संशोधन करेंगे। तो इसी के लिए उन्होंने, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में उन्होंने बोला कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन फिर जब ये 24वां संशोधन अधिनियम, इसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि अब इसको बदलने के लिए संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि मौलिक अधिकार में संशोधन करना था। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी शायद। तो 1971 में ये 24वां संशोधन जब हुआ, तो इसमें स्पष्ट किया गया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। और संशोधन कर सकती है, इस चीजों को स्पष्ट किया गया। और इसके तहत आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368, इन दोनों में संशोधन किया गया। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 किस संशोधन में, किसमें संशोधित किया गया, तो वो 24वां होगा। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे बनेगा जरूर। बोला गया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार को लेकर, लेकिन उससे मौलिक अधिकार उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ये 24वां संशोधन में ऐसा बोला गया कि संशोधन कर सकती है। आर्टिकल 13, आर्टिकल 368 में स्पष्ट की गई इन बातों को। तो कब कर सकती है, कब नहीं कर सकती।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर 24 हो जाएगा। कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है। ये चीज इसी में बोला गया कि संशोधन कर सकती है 24वें संशोधन में। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिए? तो इसमें होता क्या था, ये प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार पहले राजाओं को दिए जाते थे और शासकों को दिए जाते थे। भारत में जो राजा थे और शासक थे उनको दिए जाते थे, यानी कुछ विशेष अधिकार दिए जाते थे गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया? तो ये 26वां संविधान संशोधन में इसको समाप्त कर दिया गया कि शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। अब इसको समाप्त करने का मेन उद्देश्य ये था, गवर्नमेंट का कहना था कि हम समानता लाना चाहते हैं, किसी को विशेष अधिकार नहीं देंगे भले वो राजा हो। तो समानता लाने के लिए ये संशोधन किया गया था। आंसर इसका 26 हो जाएगा। पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार को इसमें समाप्त कर दिया गया। अब आपको सोच रहे होंगे इतना सारा डाटा याद कैसे होगा? आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा आपको तुरंत याद आ जाएगा। प्रीवी पर्स है, और यानी पर्स में समझिए कितना रुपए आपके 26 रुपए है, पर्स में कितना रुपए है 26 रुपए है। तो बस आप इससे रिलेट कर लीजिएगा, जब पर्स की बात होगी तो 26 रुपए की बात होगी। 26वां संशोधन अधिनियम आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन एक राज्यों के रूप में सिक्किम के गठन से संबंधित है? तो इसमें देखिए क्वेश्चन 2 इसमें बनता है। कभी कभी संशोधन 35वां पूछा जाता है, कभी कभी 36वां पूछा जाता है। तो इसमें 35 के तहत सिक्किम को क्या, सिक्किम पहले एकदम भारत से स्वतंत्र एरिया था, यानी वो अपना एक तरीके से बोल सकते हैं देश कहा जा सकता है, या राजा के अधीन था। तो वो सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन के तहत इसको एक सहयोगी राज्य बनाया गया, यानी सह राज्य बनाया गया। और 36वां के तहत जब वहां के राजा ने सिग्नेचर करके हम विलय करना चाहते हैं, तो 36 के तहत इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 36वां संशोधन 1975, इसको डेट को याद रख सकते हैं। तो एक पहले वाला डेट 1951 याद रखिएगा, पहला संशोधन। 1956 याद रखिएगा, 7वां संशोधन। उसके बाद इसको याद रख सकते हैं 36वां संशोधन 1975। तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किसमें मिला? 36वां संशोधन में। बस इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अब मान लीजिए ऐसे ट्रिक बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि आप जहां रहते हैं वहां से सिक्किम की दूरी कितनी है? 3600 किलोमीटर। कितनी है? 3600 किलोमीटर है। नहीं, ये पता नहीं कितना है, आप कहाँ पर रह रहे हैं। भारत में कहीं पर रहेंगे 3600 तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी याद रख लीजिए सिक्किम जहाँ आएगा तो 36 आएगा, 36 6 का स्क्वायर। तो वहां आंसर क्या हो जाएगा? 36। 36वां संशोधन के तहत सिक्किम को एक राज्य, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और कब मिला? तो 36 में 2 का गुणा करेंगे तो 72, और प्लस 3 जोड़ेंगे तो 75, 1975 में। अब देखिए जनरली कोई ट्रिक होता नहीं है, नॉर्मली आप अपने दिमाग में 1-2 बार ऐसे कुछ रिलेट करेंगे ना तो आपको चीजें याद रहेंगी। अब अगर आपसे पूछेंगे सिक्किम तो आपके दिमाग में 3600 चलेगा, 36वां संशोधन हो जाएगा। 36 दूना 72, 3 75, तो 1975 हो जाएगा। तो आंसर इसका 36 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू होता है? तो 40वां संशोधन होता है 297वां आर्टिकल पे लागू होता है। देखिए होता क्या है, इसमें क्या है कि 297 आर्टिकल में क्या लिखा गया है। अच्छा, पीछे वाले में थोड़ा सा कुछ चीजें अगर आप देखना चाहें तो, अच्छा और पीछे वाले में, हाँ इसमें जैसे 25वां जो है वो किससे संबंधित है? तो 25वां में ये चीज लिखा गया है कि राज्य अगर अपना मतलब जो
इसमें ये चीज है कि जैसे जो निजी संपत्ति है, अगर राज्य निजी संपत्ति अगर पर, जैसे आपका कोई निजी संपत्ति, कोई जमीन है या कोई घर है और वहां से रोड गुजर रहा है, तो पहले ये चीज था कि 25वें संशोधन में लिखा गया है कि अगर राज्य आपके निजी संपत्ति पर वो अधिकार कर लेती है तो उसके तहत आपका जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार और मुआवजा प्रतिबंधित है। आप मांग नहीं सकते कि हमको हमारी जमीन पर आप अधिकार किए हैं तो मुआवजा दीजिए। तो ऐसा 25वें में लिखा गया था। एक जनरली मैं बता रहा हूं, अब ऐसा अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मली पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन एक बार सामने है तो आपको हो सकता है उस समय बाई चांस पूछ लिया जाए तो हिट कर दे। तो इसमें यही था कि निजी संपत्ति पर अगर राज्य अधिकार करता है तो मुआवजा नहीं देगा, ऐसा बोला गया था उसमें, प्रतिबंधित उसमें करता है। और 28 में क्या था, तो 28 में था इंडियन सिविल सर्विस से लेकर इनके विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया। यानी मान लीजिए 28 कुल आईसीएस अधिकारी हैं तो उनके विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिए गए। तो 28 से आप याद रख सकते हैं इंडियन सिविल सर्विस में संशोधन किया गया। और 27 में क्या था कि मिजोरम को एक यूटी का दर्जा मिला। मिजोरम को एक यूटी का दर्जा किस में मिला, तो 27 में मिला। अभी आगे मैं रिवाइज भी कराऊंगा। 28 में आईसीएस विशेष अधिकारों को समाप्त किया गया। 25 में क्या था कि निजी संपत्ति पर राज्य अगर वो अधिकार दिखाता है तो आप उस मुआवजा और संपत्ति के अधिकार को प्रतिबंधित करता है वहां पर। 26 में प्रीवी पर्स, पर्स में 26 रुपए है तो वहां से आप रिलेट कर ही लेंगे। हाँ, तो इसमें 1976 में 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू होता है? तो देखिए 40वां संशोधन इन्हें 297 आर्टिकल पर लागू होता है। 297 में है क्या? अब देखिए इसमें क्या है कि भारत के जो बगल बगल समुद्र हैं तो समुद्री सीमा को निर्धारित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। तो समुद्री सीमा को निर्धारित करने की संसद की शक्ति के बारे में बात करता है और उसी में संशोधन किया गया। और उसी के साथ साथ जैसे समुद्र में जो भी चीजें पाई जा रही हैं, जैसे खनिज पाया जा रहा है या कोई भी वैल्यूएबल चीज या इकोनॉमिकल चीज जो भी पाई जा रही है, तो उस पर अधिकार किसका होगा? वो उसके लिए कानून कौन बनाएगा? तो संसद बनाएगा। तो इसी के बारे में संशोधन किया गया है। 297 में लिखा गया है कि भारत के समुद्री सीमाओं का निर्धारित करने की संसद की शक्ति, और इसी में संशोधन किया गया वो आर्टिकल, मतलब संशोधन 40वां था, 1976 में किया गया। तो रटना डेट नहीं याद करना है। नॉर्मली 40वां पूछा नहीं जाता, लेकिन पूछ लिया तो ठीक है। 297 आर्टिकल रट लीजिएगा। तो 40 इंटू 7 प्लस 17, तो 40 सत्ते 280 और 17 297। देखिए नॉर्मली एक बार ये जो कैलकुलेशन सामने कर रहा हूँ इससे आपके दिमाग में चलेगा। जब आपके दिमाग सामने 40 आएगा तो आपको याद आएगा 40 इंटू 7 प्लस 17, 297 आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 13, इस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं और इसको थोड़ा सही से हम लोग समझेंगे कि क्या क्या इसमें है, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को लागू किया गया। क्यों कहते हैं संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए। कब किए गए? तो आपातकालीन के दौरान किए गए। उस समय बहुत विवादास्पद ये मुद्दा भी था जब किया गया था। तो देखिए मिनी संविधान कहा जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा संशोधन हुआ ही है। तो सबसे पहले इसमें जो पॉइंट है उसको समझ लीजिए। पहला क्या है? जब पहला ये चीज है कि यहाँ पर देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। अच्छा, शायद सेम ही लग गया। हम सोच रहे थे पुराना वाला ओल्ड वाला लगाएं, लेकिन सेम ही लग गया है। इसमें भी सेम ही लिखा है। तो इसमें देखिए क्या था कि सबसे पहले शुरू में संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य लिखा था, यानी संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य लिखा था। ये दो शब्द नहीं थे, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष।
और यहाँ पर जो राष्ट्र की एकता है, राष्ट्र की एकता के स्थान पे एकता और अखंडता, इसलिए देखिए यहाँ पर कोष्टक भी बना है, ये इसमें संशोधन किया गया है। तो राष्ट्र की एकता के स्थान पे राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी अखंडता शब्द को जोड़ा गया। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, तीन शब्द को जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो इन तीन शब्दों को कब जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। पहला पॉइंट ही है, तीन शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो दूसरा पॉइंट क्या है? तो ये किसमें जोड़े गए? प्रस्तावना में। तो कभी पूछे प्रस्तावना में संशोधन 42वें से हुआ है कि नहीं, तो बिल्कुल हुआ है। अब 42वां संशोधन हुआ कब? तो ये भी याद रखिए 1976। कैसे याद रख सकते हैं? देखिए 4 2 6, तो पीछे क्या आएगा? 6, और 44वें में क्या होगा? 4 4 8, तो 1978 में 44वां होगा। 4 4 8, तो 8 आएगा, 4 2 6, तो 6 आएगा, 1976 1978। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कहाँ जोड़ा गया? तो भाग 4 के ए, आर्टिकल 51 के ए के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 4 के ए, 51 के ए के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया। और इसी के साथ साथ, अच्छा ये अगर कभी कभी ये पूछता है कि स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो स्वर्ण सिंह ने जो सिफारिश की थी मौलिक कर्तव्य की, वो 8 ही थे। लेकिन इंदिरा गांधी की उस समय सरकार थी, इंदिरा गांधी ने उसको मतलब कुछ कम बेसी कर टोटल 10 को लागू किया था। लेकिन इस समय मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 हैं। तो 11वां कब जुड़ा? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसके तहत 21 ए के जोड़ा गया। और उसी के साथ साथ 51 ए में के, यानी 11वां को जोड़ा गया। जो 10 था तो 11वां को जोड़ा गया, यानी इसमें अनिवार्य शिक्षा को लेकर बात की गई है। अब पॉइंट नंबर 2 समझें कि मौलिक कर्तव्य 4 ए के तहत इसमें 51 ए में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 11वां 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। वो आगे भी क्वेश्चन आएगा भी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितनी सिफारिश की थी मौलिक कर्तव्यों की? तो 8 की थी। तो दो पॉइंट के साथ अब तीसरा पॉइंट क्या है? तो तीसरा पॉइंट ये चीज है कि डीपीएसपी में संशोधन किया गया। डीपीएसपी का मतलब नीति निदेशक तत्व, जो आयरलैंड से लिए गए हैं भारतीय संविधान में। तो डीपीएसपी में संशोधन किया गया। तो इसमें किस किस आर्टिकल पूछा जाता है, कौन कौन से आर्टिकल और कितने आर्टिकल में संशोधन किया गया? तो ओवरऑल 4 आर्टिकल में संशोधन किया गया है। एक 39 ए, 43 ए। पूछा जाता है कि मतलब ये संशोधन उस आर्टिकल में नहीं किया गया, वो आर्टिकल जोड़े गए हैं। तो पूछा जाता है कि डीपीएसपी यानी नीति निदेशक तत्व में कितने आर्टिकल जोड़े गए? तो ओवरऑल 4 आर्टिकल जोड़े गए, 39 से, 43 से, 48 से और 39 के यफ। देखिए जो बड़ा वाला कैपिटल वाला होता है वो डायरेक्ट जोड़ा गया होता है। तो 39 एफ का मतलब ये चीज दिखा रहा है कि 39 में ऑलरेडी पहले से ए बी सी डी ई एफ जोड़े गए, तो उसके बाद इसको जोड़ा गया है, इसलिए यहाँ पर छोटा वाला है 39 का एफ। तो 4 आर्टिकल इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट ऐसे रखिए 39 से, 43 से, 48 से। 39 4 43 5 48, और बाकी 39 का जो एफ है वो तो अलग है, तो उसको याद रख लीजिए। टोटल 4 में मतलब 3 जोड़ा गया और एक बाद में अलग से उसमें जोड़ा गया। तो 39 का ऑलरेडी जो पहले था ए बी सी डी ई, तो एफ जोड़ा गया। 4 इसको याद रखिएगा। तो ये पॉइंट नंबर 3 हो गया कि डीपीएसपी में भी संशोधन मतलब कुछ ना कुछ चीजें जुड़ी। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में क्या है? इसमें न्यायपालिका की जो शक्ति है, क्वेश्चन सबसे बनेगा जितना भी पॉइंट इसमें बता रहा हूं, तो न्यायपालिका की शक्ति को कम किया गया। 5वां में क्या था? संसद की शक्ति में वृद्धि की गई।
तो संसद की शक्ति में वृद्धि की गई और इसी के साथ साथ इसमें राज्यसभा, राज्य की विधानसभा और लोकसभा, राज्य की विधानसभा और लोकसभा में जो उस समय 5 वर्ष का टाइम पीरियड चल रहा था जो चुनाव का, वो 6 वर्ष कर दिया गया, फिर आगे वो हटा भी दिया गया। लेकिन कभी कभी पूछा जाता है कि जो लोकसभा और राज्य विधानसभा की जो कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कब किया गया, तो वो किया गया 42वें अमेंडमेंट 1976 के तहत। न्यायपालिका की शक्ति को कम किया गया वो 42वें में। उसके बाद छठवां पॉइंट क्या है? छठवां पॉइंट ये है कि राज्य सूची के कुछ विषय थे उनको, यानी राज्य सूची के 5 विषय को हटाकर किस में रख दिया गया? केंद्र सूची में, यानी संघ सूची में रख दिया गया। वो 5 विषय भी पूछता है तो उसको थोड़ा सा रटना आपको पड़ेगा। तो सॉरी, इसमें राज्य सूची की जो 5 विषय हैं वो संघ सूची नहीं, समवर्ती सूची में रखा गया है, इसमें समवर्ती सूची में। तो 5 कौन कौन से हैं? पहला तो शिक्षा हो गया, शिक्षा पर दोनों। समवर्ती सूची का मतलब देखिए 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, एक केंद्र यानी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची का मतलब इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो समवर्ती सूची में डालने का मतलब अब राज्य भी, पहले ये राज्य सूची में था तो केवल राज्य कानून बना रहा था, लेकिन अब समवर्ती में हो गया तो राज्य भी बनाएगा और संघ भी बनाएगा। तो शिक्षा था, वन था, वन्य जीव थे, मापतौल और न्याय प्रशासन, यानी न्यायालय से लेकर जो प्रशासन है। ये 5 चीजें जो हैं इसको याद रख लीजिएगा। देखिए शिक्षा है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक स्कूल है और इसके अगल बगल क्या है? वन है। ये क्या है? स्कूल है। ये वन है, वन में क्या रहेंगे? वन्य जीव रहेंगे। स्कूल में माप तौल के बारे में पढ़ाया जा रहा था और न्याय प्रशासन के बारे में पढ़ाया जा रहा था। तो इससे थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखिए, स्कूल में क्या हो गया? शिक्षा हो गया, और स्कूल के बाहर वन है तो वन हो गया, और वन में वन्य जीव है तो वन्य जीव हो गया। और उसी के साथ स्कूल में 2 चीजें पढ़ाई जा रही थी, माप तौल पढ़ाया जा रहा था और न्याय प्रशासन। तो 5 टोटल चीजें हैं जो राज्य सूची के विषय से हटाकर उनको समवर्ती सूची में डाला गया। किसके तहत? 42वें अमेंडमेंट के तहत। देखिए ये सब चीजें आपको याद तो करना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन इनसे बनेंगे। अब अगला पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 7। इसमें ये चीज बोला गया कि जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। अब समझिए ये क्यों किया गया? क्योंकि उस समय इमरजेंसी, मतलब जब 1976 के अंदर, ये सब यही रीजन है कि जो विवादास्पद था। अब यहाँ पर न्यायपालिका की शक्ति कम हो रही है, संसद की शक्ति, अब गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं शक्ति बढ़ रही है। राष्ट्रपति को कैबिनेट जो उस समय मंत्री थे उनकी सलाह मानना बाध्य कर दिया गया है, तो यही सब विवाद का रीजन भी था। तो इसको भी याद रखिएगा। एक पॉइंट और है आपको याद रखना, वो जरूरी है, पॉइंट नंबर 8। इसमें क्या है कि डीपीएसपी यानी जो नीति निर्देशक तत्व है 36 से 51 भाग 4, तो डीपीएसपी को मौलिक अधिकार के ऊपर रखा गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि किस संशोधन, यानी कौन सा नंबर के संशोधन के तहत डीपीएसपी को मौलिक अधिकार पर प्रायोरिटी दी गई है। वो 42वें संशोधन में ऐसा हुआ। तो ऐसा नहीं है, सब आर्टिकल भी, इसमें 14, 19 और 31, इन्हीं 3 आर्टिकल के तहत डीपीएसपी को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई मौलिक अधिकार पर। तो इसका मतलब ये चीज है कि किसी भी, जैसे डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कोई कानून बनाया गया है और वो इन आर्टिकल की तरह लग रहा है कि वो मतलब उल्लंघन हो रहा है, तो फिर भी उसको माना नहीं जाएगा, वहां डीपीएसपी की ही बात मानी जाएगी।
वहां उसे असंवैधानिक घोषित डीपीएसपी को नहीं किया जा सकता कि नहीं राज्य ने कुछ किया है तो वहां मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन 14, 19, 31 के अगर उल्लंघन हो रहा है तो वहां पर असंवैधानिक उसको नहीं माना जाएगा। असंवैधानिक नहीं माना जाएगा। तो ओवरऑल याद रखिए कि डीपीएसपी को मौलिक अधिकार पर प्रायोरिटी 42वें संविधान संशोधन में मिला। तो बस इतनी सारी चीजें हैं, आपको याद रखना जरूरी है। एक ये पॉइंट एकदम जरूरी है। बाकी ये पॉइंट कि 5 से 6 वर्ष किस में हुआ, 5 विषय किस में जोड़े गए, और ये 5 चीजों को याद रखना है कि समवर्ती सूची में गए हैं, और डीपीएसपी को प्रायोरिटी वाली चीजें याद रखनी है। बाकी ये सब आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूछा जा सकता है, ये चीज है। बाकी 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। उसके साथ मौलिक अधिकार 4A के तहत 10 फंडामेंटल राइट को जोड़ा गया, और डीपीएसपी में 4 आर्टिकल जोड़े गए, 39 से 43 से 48 से 39 से। बस इतनी सारी चीजें अगर आप 42वें में याद रख लेते हैं तो इससे बाहर कुछ पूछा नहीं जाएगा। आंसर इसका 42 हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। क्या पूछ रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक मतलब कितने नीति निर्देशक तत्वों को 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। तो टोटल 4 डीपीएसपी के आर्टिकल हैं जो जोड़े गए हैं। डीपीएसपी के आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो एक तो 39 से है, एक तो 43 से है, एक 48 से है, एक 39F है। यही 4 आर्टिकल को जोड़ा गया है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए 2024 में अभी लेटेस्ट पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे सॉरी 4 होगा, बोल भी रहे हैं तो गलत मार दिए, 4 आंसर होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन की बात किया जा रहा है, यानी कौन सा संशोधन के तहत प्रस्तावना में संशोधन हुआ, तो 42वें के तहत हुआ। क्या हुआ 42वें के तहत? 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। थोड़ा सा राइटिंग जानकर मतलब जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ क्योंकि समय ज्यादा आपको ना लगे, चीजें आप समझ पाए और जल्दी से कर पाए, ना कि आपको लगे कि अरे 1.5 घंटा हो गया अभी तक 15 क्वेश्चन ही हुआ है, अभी 30-35 मिनट हुए, टाइम तो मुझे पता चल नहीं रहा है कितना हुआ है। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना में संशोधन 30 शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के तहत। 35 में क्या था? सिक्किम को सह राज्य का दर्जा मिला था। अब देखिए मैंने एक ऑर्गेनाइज किया है कि एक से शुरू होकर चीजें अब चल रही हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है वही आ भी रहा है। भारतीय संविधान के भाग 4A के तहत भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से किया गया। तो 4A में 10 फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अभिनीत को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान कहा जाता है। किसको मिनी संविधान कहा जाता है? तो 42वां अमेंडमेंट 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है। और विवादास्पद का मेन रीजन उस समय आपातकाल जो लगा था यही रीजन था। बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट अपने पक्ष में कर ली थी। अब इसमें बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं कि एक डायरेक्ट बोलना कि हाँ गलत था सही था, पढ़ेंगे आपातकाल तो समझ में आएगा। नॉर्मली अभी हमको 42वें अमेंडमेंट से संबंधित क्वेश्चन है तो उसी पर ध्यान दें। मिनी संविधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मतलब बहुत ज्यादा चीजों में संशोधन हुआ था। 42वां आंसर हो जाएगा। इस संवैधानिक संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई। अभी को मैंने बताया ना कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 31, तो इन जो मतलब 14, 19, 31 में अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि डीपीएसपी में राज्य कुछ कर रहा है और इसका उल्लंघन हो रहा है तो उसे असंवैधानिक ही माना जाएगा। उसको मतलब ये चीज नहीं माना जाएगा क्योंकि उसको जाकर हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं राज्य ने मेरा अधिकारों का हनन किया है। तो 14, 19, 31 के तहत अगर कुछ चीजें राज्य करता है तो अगर इसका उल्लंघन भी होता है तो वहां पर डीपीएसपी को ही प्रायोरिटी पर रखी जाएगी। वो 42वें संविधान में ऐसा कहा गया है।
भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? मौलिक कर्तव्य 4A, 51A में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और 42वें संविधान संशोधन के तहत। 35 में क्या है? सिक्किम, 35 में सिक्किम को सह राज्य का दर्जा मिला और 36 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 1975 में 36 इंटू 2 + 3 और हमने कहा था 3600 किलोमीटर डिस्टेंस है सिक्किम के आपके घर से, तो आप वहां से 36 याद कर सकते हैं। तो 36वां संविधान संशोधन सिक्किम को पूर्ण राज्य, 35वां में सह राज्य, 42वां में वो, 44वां आगे पढ़ेंगे। 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में मूल सूची में कितने निर्देशक तत्वों में संशोधन किया गया? अब पूछा ये जा रहा है कि 44वां जो संशोधन हुआ कब है? 4/4/8/1978 में हुआ था। इसमें मूल सूची यानी संविधान में मूल सूची के कितने निदेशक तत्वों में संशोधन किया गया? तो एक आर्टिकल में संशोधन किया गया था डीपीएसपी के, यानी डीपीएसपी का मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो 36 से 51 भाग 4 में है। तो इसमें एक आर्टिकल कौन था? 38 के दो में ही संशोधन किया गया था। तो वही पूछा जा रहा है कि मूल सूची कि कितने निर्देशक तत्वों में संशोधन किया गया? तो एक में संशोधन किया गया। अब 38 के 2 में है क्या, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो 38 के 2 में ये चीज है कि राज्य विशेष रूप से क्या करेगा कि राज्य विशेष रूप से आय में समानता लाने का प्रयास करेगा। समानता लाने के लिए क्या करेगा? तो स्थिति, सुविधा, अवसर, यानी राज्य क्या करेगा? स्थिति यानी जो पिछड़े लोग हैं, जो पीछे छूटे हैं, तो स्थिति, उनके लिए सुविधा, उनके लिए अवसर प्रोवाइड करेगा। अब देखिए डीपीएसपी जो है उसको लेकर आप चैलेंज नहीं कर सकते, वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, वो राज्य करेगा, उसको बोला गया है करने के लिए। अगर नहीं करता तो आप कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो राज्य विशेष रूप से आय में समानता लाने का प्रयास करेगा। 38 का 2 जोड़ा गया और 44वें संशोधन के तहत यही एक आर्टिकल जो डीपीएसपी में संशोधन हुआ था। बाकी 44वां में और चीज हुए थे, वो आगे देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? तो ये भी 44वें में ही हुआ था। 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो फंडामेंटल राइट है यानी मौलिक अधिकार में, मौलिक अधिकार में एक आर्टिकल कौन सा था? तो 31 था। तो आर्टिकल 31 और 19 के 1 के एफ, तो 31 और 19 का जो 1 के एफ को क्या किया गया? हटा दिया गया। यही रीजन है कि 19 में जो 7 आर्टिकल थे अब 6 ही बचे हैं जो खंड वाले थे। 31 और 19 के 1 के एफ को क्या किया गया? हटा दिया गया और इसके तहत 300 का क या 300 के ए जोड़ा गया और 300 का ए को कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी पहले संपत्ति को हम मौलिक अधिकार में देखते थे। मौलिक अधिकार क्योंकि आर्टिकल 12 से 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार है। 31 तो उसी में आएगा, 19 तो उसी में आएगा। तो पहले हम मौलिक अधिकार के तहत संपत्ति के अधिकार को देखते थे, लेकिन इसको हटा दिया गया, वो इसको अब कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया और उसको 300 के क में रखा गया है। तो ये याद रखिएगा, 300 का बार बार पूछा भी जाता है। तो किस संशोधन में हुआ? 44वें संशोधन 1978 में हुआ। बाकी 40वें में क्या हुआ था? 297 में संशोधन हुआ था। इसमें यह था कि संसद की शक्ति के बारे में बताया गया था कि यानी समुद्र को लेकर, समुद्री सीमा को लेकर संसद के पास शक्ति है, वो वहां पर कानून बना सकती है। बाकी 42 में हमने देखा ही, और 37 से इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पूछा नहीं जाता। 42 में एक बार फिर से जल्दी से रिकॉल करिए। पहला क्या था? प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ेंगे।
उसके बाद न्यायपालिका की शक्ति कम की गई, संसद की शक्ति में वृद्धि की गई, और इसमें लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 से 6 वर्ष किया गया। और क्या था? 4A 51A जोड़ा गया। उसके बाद 38 से 43 आर्टिकल जोड़े गए। तो बस ये सब इतनी ही चीज़ें हैं, इनको याद रखते हैं तो मैक्सिमम चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। याद रखिएगा जो 44वां, इसमें दो ही चीज़ याद रखना है, एक तो 38 का 2 में संशोधन हुआ, दूसरा चीज संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बनाया गया, 300 के क में रखा गया, जो 31 और 19 के 1 के F में था। तो इसमें दो ही है, बाकी कंफ्यूज नहीं होना है 42वां में 44वां, बाकी सब चीज 42वां में है। संविधान के 50वें संशोधन अधिनियम 1984 के द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? अब देखिए 50 भी पूछा जा रहा है, 2024 में CHSL में पूछा गया। तो 50वें संशोधन अधिनियम 1984। अब देखिए इतना अगर आप 50 कवर कर लिए हैं तो आपका क्वेश्चन अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा मैक्सिमम। अब 50वें संशोधन अधिनियम 1984 के द्वारा किसमें संशोधन किया गया? तो इसको, अब इसमें देखिए क्वेश्चन तो नॉर्मली आर्टिकल से रिलेटेड है तो वो तो कठिन ही है। आर्टिकल 33 में इसमें संशोधन किया गया था। इसमें संशोधन ये चीज किया गया, इसमें बोला गया कि जो मौलिक अधिकार हैं उनमें कुछ बल हैं, जो कुछ सशस्त्र बल हैं, कुछ सशस्त्र बलों में उनको मौलिक अधिकारों को निलंबित किया गया है। तो मौलिक अधिकार का निलंबन आर्टिकल 33 के तहत किस संशोधन में हुआ? तो वो 50वें संशोधन में हुआ है। 1984 डेट नहीं याद रखना है, 50वें में हुआ है, ये चीज याद रखना है। 33 से 17 ज्यादा है, ये चीज याद रखना है। ऐसे ही रिलेट कर सकते हैं, तो 50 से 17 घटाएंगे तो क्या आएगा? 33। आर्टिकल 33 में संशोधन किया गया मौलिक अधिकार यानी कुछ सशस्त्र बलों के लिए, जैसे IB हो गया, और कुछ सशस्त्र बल हो गए, दूर संचार के कुछ लोग हो गए। तो इन सब के जो लोग हैं उनके मौलिक अधिकारों को कुछ जगह पर निलंबित किया गया है, उसी से लेकर प्रावधान है। और निलंबित करने की शक्ति किसको दी गई है? संसद को दी गई है, संसद निलंबित कर सकता है। तो 50वें संशोधन आर्टिकल 33 से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और दमन एंड दीव को यूटी का दर्जा, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया? देखिए होता क्या है कि 1961 में गोवा मुक्त होता है किससे? पुर्तगालियों से। आजादी के बाद तक ये लोग सोचिए बैठे हैं यहाँ पर। तो 1961 के तहत गोवा मुक्त होता है, और 1961 में एक चीज क्या हुई थी कि 10वां जो अमेंडमेंट हुआ था, दादरा एंड नागर हवेली को 7वां यूटी बनाया गया था। तो दादरा एंड नागर हवेली को 7वां यूटी कब बनाया गया था? तो 10वें अमेंडमेंट 1961 में, और उसी समय पुर्तगालियों से क्या मुक्त हुआ था? गोवा। लेकिन बाद में ये आगे जाकर, उस समय जो दमन एंड दीव एंड गोवा ये तीनों यूटी में थे, यानी इससे पहले ये 7वां है तो ये 6 में आते थे, मतलब पिछले 6 के अंतर्गत ही आते थे। दमन एंड दीव और गोवा को यूटी में काउंट किया जाता था। लेकिन 1987 में जो 56 अमेंडमेंट हुआ, तो 1987 के 56 अमेंडमेंट में इनको पूर्ण राज्य का दर्जा किसको मिला? गोवा को। लेकिन दमन एंड दीव को अब भी यूटी का ही दर्जा मिला था। अब आगे जाकर प्रेजेंट की अगर बात किया जाए, तो प्रेजेंट में दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव को मिलाकर एक यूटी बना दिया गया है। तो पहले कुल यूटी 7 थे, उसके बाद 2 जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हुआ 9, और 9 में से फिर अब एक घट गया, तो इस समय कितना हुआ? 8 यूटी इस समय है। तो ये याद रखिएगा।
और राज्य की बात किया जाए तो पहले कितना था 28, फिर एक जुड़ा तेलंगाना 29, और फिर एक घट गया तो फिर कितना हो गया 28। तो 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। तो ये चीज 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा पूर्ण राज्य का दर्जा, तो 56वें में मिला, याद रखिएगा। कब मिला, तो 56 में मिला। अब यहाँ पर गोवा है तो इससे रिलेट कर सकते हैं, अगर 56 की बात होगी तो 56 इंच का सीना लेकर कहाँ पर जाएंगे मोदी जी, गोवा में, गोवा के बीच पर। तो 56 संशोधन 56वां किससे संबंधित है, गोवा से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये चीज आप समझ गए ना कि दमन एंड दीव गोवा पहले एक यूटी थे, लेकिन 1987-56 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और दमन एंड दीव उस समय भी क्या था 1987 में यूटी, लेकिन बाद में इस समय प्रेजेंट की बात किया जाए दादरा एंड नागर हवेली दमन एंड दीव को मिला के यूटी बना दिए गए। और दमन एंड दादरा एंड नागर हवेली 10वें में 7वां यूटी बना था। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से संशोधनों में से किसने गोवा को राज्य का दर्जा दिया, फिर वही क्वेश्चन है 56वां संशोधन 1987। भारत के संविधान के 60वां संशोधन, अब सोचिए एकदम यूनिक यूनिक पूछ रहा है। 60वें संशोधन ने पैसे कर की सीमा, अधिकतम सीमा को आरएस यानी रुपए 250 प्रतिवर्ष से बढ़ाकर प्रतिवर्ष कितने कर दी। देखिए होता क्या है कि 60वां जो संशोधन है, तो 60वां संशोधन में चीजें क्या होती हैं कि आर्टिकल 276 एक है। आर्टिकल 276 के तहत ये चीज है कि राज्य विधानमंडल को व्यक्तियों के ऊपर, किन व्यक्तियों के ऊपर, जो पेशेवर हैं यानी पेशे में हैं, व्यापार कर रहे हैं, आजीविका जी रहे हैं और रोजगार में हैं, इसको याद करना है, नहीं याद नहीं करना है। 276 में ये सब राज्य विधानमंडल को 60वें संशोधन में ये चीज शक्ति दी गई कि इन पर ये, अच्छा टैक्स तो पहले था, कितना टैक्स था, तो 250 रुपए प्रति ईयर, लेकिन इसको महंगाई के साथ अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है 25। तो यही पूछा गया है कि 250 प्रतिवर्ष से बढ़ाकर प्रतिवर्ष कितना कर दिया गया 2500 कर दिया गया है टैक्स को, यानी पैसे कर की एक टैक्स है जो राज्य विधानमंडल व्यक्तियों पर लगाता है, उसको 250 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया 2500। और 60वें संशोधन में ये चीजें हुई हैं। तो बस 60 में अगर 4 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 240 प्लस 10 250। अब मैं ये कर रहा हूँ, सोच रहे हैं इससे क्या याद होगा, अभी बाद में जब पूछूंगा तो आपको याद आएगा कि हाँ 60 इंटू 4 प्लस 10 250, 250 से 2500 कर दिया गया, तो 60वां संशोधन था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य की विधानसभा, यानी लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संविधान में, यानी आयु जो निर्वाचन की आयु थी यानी मतदान करने की आयु 21 थी तो उसको 18 कर दिया गया, तो आंसर क्या होगा 61 हो जाएगा। तो 61वां संशोधन हुआ कब, कभी कभी पूछा जाता है इसको। देखिए कुछ डेट याद करना है, पहला 1951, उसके बाद 7वां 1956 और 10वां 1961, 13वां 1967। नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, ये भी नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लिख रहा हूँ फिर भी आपको याद हो जाएगा। फिर 35वां 36वां 1975, 42वां 1976, 44वां 1978। तो 21 से घटाकर 18 कर दिया गया, वो 61वां में किया गया। और किस आर्टिकल में संशोधन किया गया 326। 326 में पहले क्या था कि मतदान की जो आयु थी वो 21 थी, अब कितनी हो गई है 18। तो आंसर क्या हो जाएगा 61। हुआ कब, कभी कभी वैसे पूछा नहीं जाएगा, 1988 होगा लेकिन पूछा नहीं जाएगा। 61वां संशोधन याद रखिएगा, 21 में जब 40 जोड़ेंगे तो क्या होगा 61। आपके सामने जब 21 18 आएगा तो आपको याद आएगा कि हाँ 40 जोड़ेंगे आपके, क्योंकि ऑप्शन है, ऑप्शन तुरंत हिट करेगा, हाँ यही होगा। अब 52वां भी आपको याद रखना जरूरी है। 52वां में क्या है,
दल बदल विरोधी कानून के लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 52वां संविधान संशोधन के तहत दल बदल विरोधी यानी 10 से क्या याद रख सकते हैं, दल बदल, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। दल बदल से संबंधित कौन सी अनुसूची है, 10वीं। अब पहले के तहत क्या था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत। आंसर क्या हो जाएगा, 61। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला। तो देखिए, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली पहले एक ऑलरेडी यूटी है, तो यूटी से इसको एनसीटी का दर्जा मिला, यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी में कुछ यानी कुछ विशेष प्रावधान उसमें हो जाते हैं दिल्ली को लेकर। तो यूटी तो पहले था ही, और इसको एनसीटी का भी दर्जा मिला। तो कब मिला, तो 69वां संविधान संशोधन में मिला। 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को एनसीटी का दर्जा मिला, इसको याद रखना है। और हाँ, इस आर्टिकल में संशोधन किया गया 239 के ए में, 239 ए को जोड़ा गया। अब इसमें और क्या चीजें हैं, तो कभी कभी वो भी पूछा जाता है। तो 239 ए के तहत अभी आप इतना याद रखिए, अभी शायद एक क्वेश्चन आगे आएगा कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी का दर्जा मिला 69 अमेंडमेंट के तहत। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के 71वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को किस अनुसूची में शामिल किया गया। तो देखिए, इसमें आपको याद रखने की ट्रिक ये है, 21वां संशोधन, 71वां संशोधन, 92वां। 21 और 71 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 92 होगा। तो पहले कितनी भाषाएं थी, 14। तो एक भाषा जोड़ी गई 21वां में, सिंधी को। और 71 के तहत 3 भाषा जोड़ी गई, नमक से याद रख सकते हैं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाओं को जोड़ा गया, नमक से याद रख सकते हैं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और फिर 92वां में 1, 3, 4, इधर 21, 71, 92। तो 92वां संविधान संशोधन के तहत 4 भाषा जोड़ा गया। बोर्ड मास से याद रख सकते हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अब आप 1-2 बार पढ़ेंगे, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, तो आपको याद हो जाएगा। बोडो, बोर्ड मास से याद रख सकते हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। और 71वें में 3, तो नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और सिंधी 21वां में। उसके पहले 14 था, 14, 1, 15, 3, 18, 4, 22। टोटल 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में लिखी गई हैं। तो इसमें पूछ रहा है 71वें तक 3 भाषाओं को किस अनुसूची में जोड़ा गया, तो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो आंसर ये हो जाएगा 8वीं। चलिए अगला देखते हैं, 73वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, तो थोड़ा सा एक बार, अच्छा यहाँ पर स्लाइड एक नहीं है, तो अच्छा रुक जाइए, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, ऐसे समझते हैं। 73वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषता के बारे में देखिए, 73वां संविधान संशोधन में है क्या। 73वां संविधान संशोधन होता क्या है, मतलब कब हुआ, ये विधेयक आया 1992 में, पारित हुआ 1900 यानी लागू हुआ 1993 में। अब 73वां के तहत देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले भाग 9 के तहत इसमें 243 जो आर्टिकल है, तो 243 से शुरू कर 243 ओ यानी ABC से शुरू होकर 243 ओ तक इसमें आर्टिकल जोड़े गए। ये आर्टिकल किससे संबंधित थे, तो ये आर्टिकल पंचायती राज से संबंधित थे।
यानी ओवरऑल कहेंगे तो 73वें के तहत किस पर जोर दिया गया, तो पंचायती राज को लेकर पूरा संशोधन किया गया है। यानी पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किसके तहत दिया गया, तो 73वें के तहत दिया गया, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा। अब पंचायती राज में क्या होता है कि पहले जैसे क्या था कि इसका मेन उद्देश्य है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, यानी एक नहीं करना है, अलग अलग करना है। शासन को कई स्तरों पे बांटने के लिए इसको किया गया, तो विकेंद्रीकरण की अवधारणा इसमें है। और जो ग्राम यानी ग्रामीण स्वशासन पर जोर दिया गया, तो ग्रामीण स्वशासन पर जोर दिया गया, विकेंद्रीकरण पर जोर दिया गया, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब और इसके बाद इसमें क्या हुआ कि 9 यानी भाग 9 243 से 243 हो जुड़े, और अनुसूची इसमें 11वीं अनुसूची जुड़ती है। अब 11वीं अनुसूची में कुल इसमें मतलब ये जो पंचायती राज से लेकर ये ग्रामीण स्वशासन पर जोर दे रहा है, तो ग्रामीण स्वशासन में कुल इसमें कितने विषय हैं, ग्राम पंचायत के बारे में मतलब 11वीं अनुसूची में बात होगी तो 29 विषय हैं। अब 29 को कैसे याद रखेंगे, 9 2 11। देखिए 1992 में 93 में लागू हुआ, भाग 9 जोड़ा गया 243 से 243 ओ, और पंचायती यानी भाग 9 में ये आर्टिकल जोड़े गए, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, विकेंद्रीकरण यानी ग्राम स्वशासन पर ओवरऑल जोर दिया गया, और ग्राम स्वशासन में इसमें त्रिस्तरीय प्रणाली को लागू किया गया। अब बात कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है त्रिस्तरीय प्रणाली को लाया कौन, तो बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय को लाया, और सबसे पहले त्रिस्तरीय प्रणाली लागू कहाँ हुआ, तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में लागू हुआ। त्रिस्तरीय प्रणाली है क्या, देखिए त्रिस्तरीय प्रणाली में होता क्या है, इसमें 3 पूरा टोटल गांव में विभाजन होता है। सबसे पहले क्या होता है, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत एकदम लोअर पे क्या होगा, ग्राम पंचायत। उसके ऊपर क्या होगा, ब्लॉक स्तर पे क्या होगा, पंचायत समिति। उसके ऊपर क्या होगा, जिले स्तर पे जिला पंचायत। तो इसी को हम क्या कहते हैं, त्रिस्तरीय प्रणाली, यानी ग्रामीण लेवल पे 3 स्तर में बांटा गया है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। एक ग्रामीण लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, जिले लेवल पे। बलवंत राय मेहता समिति द्विस्तरीय की बात होगी तो अशोक मेहता समिति आएगी। सबसे पहले कहाँ हुआ, याद रखिएगा, ये सब चीजें बार बार पूछी जाएंगी। तो अभी हम यहाँ पर समझते, हाँ एक चीज और कि ये जो पंचायत का चुनाव कराता कौन है, तो ये सेंट्रल नहीं कराता, ये राज्य चुनाव आयोग के अंतर्गत आता है। राज्य चुनाव आयोग ये चुनाव कराता है, ये जो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत वाले जो चुनाव है। तो बस इतनी चीजें अगर आप याद रखते हैं तो मैक्सिमम इसी से पूछी जाएगी। हाँ एक चीज और कि लेकिन वो जो होता है जो शहर के लिए, तो हाँ त्रिस्तरीय व्यवस्था कहाँ लागू होगी, तो जिस राज्य की जो जनसंख्या 20 लाख प्लस है, अगर 20 लाख से नीचे है तो वहां द्विस्तरीय चलेगी, अगर 20 लाख से ऊपर है तो वहां त्रिस्तरीय व्यवस्था चलेगी। राज्य चुनाव आयोग चुनाव कराएगा, 3 स्तर आपको पता है, कभी कभी पूछा जाता है मिडिल वाला कौन है, तो पंचायत समिति है, याद रखिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो इसमें पंचायत के 29 विषय हैं, इनका संबंध 243 से 243 ओ तक है, बिल्कुल सही है। इस अधिनियम के जरिए भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है जिसमें 29 विषय हैं, वो भी मैंने बताया। यह अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। पूछा है गलत कौन सा है, गलत की बात किया जाए तो ये भाग संविधान के भाग 3 से नहीं, भाग 9 से संबंधित है, भाग 9 से संबंधित है, तो ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। तो ओवरऑल आंसर यही होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बात यह थी, इसमें 73वां के बाद 74वां संशोधन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, आगे उसको डिस्कस करते हैं।
देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया है कि 73वां संविधान संशोधन नियम 1952 निम्न में से किससे अधिक यानी कितने से अधिक जनसंख्या पर त्रिस्तरीय प्रणाली लागू होगी। तो 20 लाख से अगर जनसंख्या अधिक है, 20 लाख प्लस है तो त्रिस्तरीय लागू होगा, अगर 20 लाख से कम है तो द्विस्तरीय लागू होगा। तो 73वां संविधान संशोधन याद रखिएगा। देखिए 73वां और 74वां, 73वां में क्या है, ग्राम पंचायत से रिलेटेड है, भाग 9 से रिलेटेड है, अनुसूची 11 से रिलेटेड है, 29 विषय हैं। और 74वां का संबंध किससे है, नगर निगम से, यानी ये जो मतलब ग्राम, ये मतलब शहर लेवल पे ये चीजें, शहरी स्वशासन के बारे में बात करता है, शहरी स्वशासन को जोड़ देता है। भाग 9 ए जोड़ा गया, अनुसूची 12 और 18 विषय हैं। इसको हम 11 9 2 11 यहाँ से याद कर सकते हैं कि 11 वाले अनुसूची में और 12वें में 12 6 18, तो 18 विषय इसमें, उसमें 29 विषय हैं। तो 74वां भी कब हुआ, तो ये भी 1993 को लागू हुआ था। अब बस इतना अगर आप याद रखते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। तो 74वां कभी भी पूछे, देखिए 74वें में इसमें भी 3 स्तर की बात किया जाए, 3 स्तर कौन कौन सा होगा, अगर इसमें भी 3 स्तरीय की बात किया जाए तो शायद क्वेश्चन अभी आगे एक आएगा, तो चलिए उसमें देखेंगे। लेकिन फिर भी अगर देखते हैं तो देखिए एक के सबसे छोटा क्या होता है, नगर पंचायत, फिर नगर पालिका या नगर परिषद भी इसको कहते हैं, और फिर सबसे बड़ा क्या होता है, नगर निगम। अब ये डिवाइडेशन कैसे होगा, तो ये वहां की जो जनसंख्या के बेस पे डिवाइड होगा, नगर पंचायत रहेगा, नगर पालिका रहेगी कि नगर निगम रहेगा। जब द्विस्तरीय 20 लाख से कम होगा तो ये बीच वाला जो है कट जाता है, और ग्राम वाले में भी कट जाता है, पंचायत समिति जो थी। तो द्विस्तरीय का मतलब ऊपर और ये नीचे होगा, त्रिस्तरीय का मतलब ये तीनों लेयर होंगे, वो जनसंख्या के बेस पे डिवाइड होगा, कहाँ पर कौन सा होगा, पंचायत होगा, पालिका होगा या नगर निगम होगा। ओवरऑल 20 लाख से ऊपर की जनसंख्या पे त्रिस्तरीय लागू होता है, 1992 में आया था, इसको याद रखना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है लेकिन फिर भी देखना तो कंप्लीट तो करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर ये 31 है, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की। तो आर्टिकल मतलब संशोधन 73वां ही होगा। इसमें क्या हुआ कि जो स्थानीय सरकार को मजबूत करने का ये कदम था, और वित्तीय यानी फंड भी इसमें प्रोवाइड, यानी वित्तीय सरकार, स्थानीय सरकार को मजबूत तो किया ही गया, और वित्तीय अधिकार भी उनको प्रदान किए गए। किनको, तो पंचायतों को। तो इसमें ग्राम पंचायतों की बात होगी, अगले में नगर पंचायत की बात होगी, किसमें, 74 में, इसमें नगर पंचायत की बात होगी। तो चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। इनमें से किस वर्ष में भारतीय संविधान के 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से 21A 10 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, यानी 21A में लिखा क्या गया है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के प्रावधान को मौलिक अधिकार माना जाएगा। यानी अगर कोई भी 6 से 14 वर्ष का बच्चा अगर एजुकेशन फ्री में नहीं पाता, निःशुल्क नहीं पाता, तो वो जाकर चैलेंज कर सकता है कोर्ट में, और जवाबदेही राज्य की होगी। इसलिए आप देखे भी होंगे, ये प्राइमरी शिक्षा 8 तक बच्चों को पढ़ाते हैं फ्री में, तो वही वो मतलब 21A के तहत ही आता है। तो इसके तहत ऑलरेडी मैंने बताया था कि 51A में एक क, यानी 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो भी जोड़ा गया। देखिए कर्तव्य क्या होता है, वो चीज आप करें या नहीं करें वो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता, लेकिन मौलिक अधिकार में चैलेंज किया जा सकता है, जो चीज अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तब। तो इसमें ये चीज है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अभिभावक स्कूल भेजें, ये आपका कर्तव्य यानी पेरेंट्स का कर्तव्य है। तो आंसर 2002 हो जाएगा, 86वां संशोधन के माध्यम से 2002 में ये आया था संशोधन। ये डेट याद रखिएगा, ये डेट पूछा जाता है, 86वां संशोधन कब हुआ था, 2002 में हुआ था। जो डेट 4-5 जरूरी है उसको रट लीजिएगा।
पूरा चीज नहीं समझना है। जब आप चीजों को समझे रहेंगे तो आपको रटने की जरूरत है नहीं, थोड़ी बहुत चीजें कुछ फैक्चुअल है तो भले रट सकते हैं। अब देखिए सेम ही क्वेश्चन है, वो अलग 2024 में पूछा गया, 21A को समाहित किया गया है, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 आंसर होगा। भारत के संविधान में किस संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक विषय जोड़ा? अब देखिए 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में डिवाइडेशन है, एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है और एक है समवर्ती सूची। तो संघ सूची पे संघ कानून बनाएगा, राज्य सूची पे राज्य बनाएगा और समवर्ती सूची पे दोनों बनाएंगे, संघ और राज्य दोनों। अब इसमें कहा गया है कि सेवाओं पर संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा गया, यानी संघ सूची ये है और इसमें एक नया विषय कौन सा जोड़ा गया? सेवाओं पर, यानी सर्विस टैक्स, सेवाओं पर कर यानी सर्विस टैक्स जोड़ा गया। तो पूछ रहा है कि किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 56 में क्या है? गोवा 1987, और 62 78 रटना ही नहीं है, पूछा ही नहीं जाएगा, 88 आंसर होगा। तो 88वें संविधान संशोधन के तहत, यानी ओवरऑल अगर आप नौकरी करते हैं तो अगर 88 साल तक मान लीजिए जीते हैं तो आपको नौकरी पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, सर्विस टैक्स। तो सेंट्रल को सर्विस टैक्स देना पड़ेगा आपको। तो सर्विस टैक्स किस में जोड़ा गया है? तो 88वें अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया। भारतीय संविधान के 89वां संशोधन अधिनियम 2003 में किस आयोग की स्थापना हुई? तो 89वें संविधान संशोधन 2003 के तहत NCST यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? NCST की। देखिए होता क्या है कि इसके पहले क्या था कि 338, अच्छा संशोधन किस में होता है? 338A में। 338A एक नया जुड़ता है। सबसे पहले 338 में क्या था? NCSC भी था और NCST भी था। तो इसमें क्या था कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग था और इसमें जनजाति, शेड्यूल ट्राइब थे, शेड्यूल कास्ट थे। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। तो NCST को जोड़ा कब गया? 2003 में, मतलब अलग तरीके से 338 का ए, पहले दोनों 338 में ही थे लेकिन बाद में अलग हो गया। तो बाद में 338 में बचा कौन? NCSC बचा, और 338A में कौन हुआ? NCST। और उसके साथ साथ फिर अगला आता है 338 के बी में क्या है? NCPC, बैकवर्ड क्लास। वो अभी आगे आएगा। तो यहाँ पर पूछा गया 89वां यानी 89 संशोधन, अपडेट नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है। 89वें संशोधन अधिनियम में किस आयोग की स्थापना होती है? तो अनुसूचित जनजाति आयोग है, NCST यानी SC ST फिर OBC आएंगे, SC ST OBC। तो C पहले आएगा फिर T आएगा, याद रखिएगा, C पहले आता है T बाद में आता है। तो NCSC 38 में, 38A 38B, 3 से 38B। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2021 जिसे मार्च 2021 में पारित किया गया था, NCT यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCT नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली सरकार अधिनियम किस में संशोधन होता है? ऑलरेडी मैंने बताया कि 69वां संशोधन 1991 में हुआ। इसमें 239 AA जोड़ा गया और UT के साथ साथ NCT का दर्जा भी दिया गया। किसको? दिल्ली को। और उसी के साथ साथ संशोधन 1991 में हुआ था। तो यही पूछा जा रहा है कि संशोधन कब हुआ था, यानी 2021 में संशोधन हुआ, तो इसके पहले संशोधन कब हुआ था? 1991 में हुआ था, उसी में तो फिर संशोधन हुआ 2021 में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2021 जिसे मार्च 2021 में पारित किया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम में संशोधन हुआ, 1991 वाले में संशोधन हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 में क्या है कि किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या का 15% नहीं हो सकती।
यानी लोकसभा सदस्य मान लीजिए 550 सीट पूरा है, तो 550 में अगर आप मतलब 15% कितना होगा, 15×5 = 75 यानी लगभग 83। ओवरऑल ये चीज बोला गया है कि अनुच्छेद 75 में एक खंड जोड़ा गया है, तो उसमें ये बोला गया है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती, यानी ओवरऑल 15% लोग ऐसे होंगे जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। वैसे तो सब सांसद होंगे, लेकिन जो कैबिनेट होगा या मंत्री जो बनेंगे, यानी कुछ बनेंगे कैबिनेट मंत्री, कुछ बनेंगे राज्य मंत्री और कुछ बनेंगे उप मंत्री, तो ये 3 तरीके से मंत्री बनते हैं। तो ओवरऑल 15% से अधिक वो संख्या नहीं हो सकती। अगर राज्य विधानमंडल की भी बात किया जाए, राज्य विधानसभा में, तो उसमें भी 15% लागू है। लेकिन दिल्ली की बात किया जाए, दिल्ली में यही 69वां जो अमेंडमेंट हुआ था 1991 में, इसमें लिखा है कि 10% से ज्यादा दिल्ली में नहीं हो सकते। अगर 70 सीट दिल्ली में है इस समय, तो 7 वहां पर मंत्री बन सकते हैं बस। ओवरऑल कितना होगा, 10% होगा। तो ये चीज याद रखिएगा, 69वां में 239 ए तो है ही, जो एनसीटी का दर्जा देता है, उसी के साथ साथ 10% जो मतलब टोटल मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, 10%। तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी 69वें संशोधन के तहत 69 के तहत ही हुआ है, 239 ए में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर आंसर इसका क्या होगा, तो 15% से अधिक नहीं हो सकता। तो 91वां संशोधन ऐसा था जो जिसमें बोला गया कि आर्टिकल 75 में कुछ ऐड किया गया और 15% से अधिक नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा 91 होगा एकदम याद से, और 69 अमेंडमेंट 1991 में हुआ है, और फिर 91 से, यानी इसमें भी 10% मंत्री है, तो 91 से फिर रिलेट कर सकते हैं। तो 91 में जब जाएंगे, 91वां संशोधन में जाएंगे, तो इसमें 15% हो जाएंगे मंत्री। तो ठीक है, यही क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, आप ध्यान से पूरी वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन आप एग्जाम में देखेंगे तुरंत हिट करेगा दिमाग, हाँ यही होगा। बाई चांस समय मिले तो आप दोबारा इसको देखकर रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम के समय। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान 91वां संशोधन अधिनियम 2003 कब हुआ। 91 अमेंडमेंट हुआ कब, 2003 में हुआ क्या इसमें कि प्रधानमंत्री सहित 15% हो सकते हैं, आर्टिकल 75 में जोड़ा गया। तो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% ही प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या इतने से अधिक नहीं होगी। लेकिन दिल्ली में कितनी होगी, 69 के तहत 239 ए में 10% से अधिक नहीं होगी। और ये कब हुआ, 1991 में हुआ। तो 1991 से मैंने 91वां रिलेट किया था, इसमें कितना होगा, 15% होगा। 91वां अमेंडमेंट में कितना होगा, 91वां में कितना होगा, 15%। क्वेश्चन नंबर 39 सेम ही क्वेश्चन है, किसी अलग अलग फॉर्मेट में पूछा गया। अब यहाँ पर देखिए पूछा गया राज्य की मंत्रिपरिषद, लोकसभा की बात नहीं कर रहा है, राज्य के मंत्री, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या कितनी होगी उस राज्य के विधानसभा सदस्य की। जैसे 403 मान लीजिए यूपी में है, तो इसमें 15% से अधिक नहीं हो सकती। 15 चौका 60, 60 यानी 61 के लगभग मंत्री बन सकते हैं टोटल। तो कितना होगा, 15%। चाहे राज्य की विधानसभा हो या लोकसभा, दोनों में 15% होगा। 91वां के तहत 2003 में संशोधन हुआ है। 92वां संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को कौन सी भाषाओं को शामिल नहीं किया गया। याद करिए, 21वां, 71वां, 92वां, तीनों भाषा से संबंधित है, 8वीं अनुसूची से संबंधित है। पहला कौन था, इसमें सिंधी जुड़ा था, पहले 14 भाषा थी, 15 हो गई। फिर नमक यानी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। फिर इसमें 21, 71, 92, डेट वोट याद नहीं रखना, इसमें 21, 71, 92 और 1 और 3, 4, तो 4 भाषा इसमें जोड़ा गया। बोडमास, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो बोडो सही है, मैथिली सही है, संथाली सही है, डोगरी नहीं दिया है इसमें, कन्नड़ दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा शामिल 8वीं अनुसूची में 92वां अमेंडमेंट की तरह नहीं है,
ये 21वां अमेंडमेंट है, ये 71वां अमेंडमेंट है, एक 92वां है। एक भाषा जोड़ा गया, 3 भाषा जोड़ा गया, सिंधी, नमक और 4 भाषा जोड़ा गया। तो कन्नड़ नहीं होगा। अब हम लोग अंतिम मतलब 10 क्वेश्चन में बचे हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? अब 91वां हमने क्या देखा, 91वां में यही चीज देखा, 4 भाषा जोड़ा गया, बोर्ड मास। सॉरी, 91वां नहीं देखा, 21, 71, 92 था ना, 92 में था। 91 में क्या देखा हमने, 15% मंत्री हो सकते हैं। अब 92 में क्या देखा कि 92 में 4 भाषा को जोड़ा गया, और 15% जब याद करेंगे तो 69 में 10% दिल्ली को भी उसी रिलेट कर लेंगे। तो यहाँ पिछड़ा वर्ग आयोग में 27% जो सरकारी और निजी संस्थान है उसमें 27% आरक्षण की बात करता है। ये अमेंडमेंट 93वां में हुआ था, यानी 93वां संशोधन में पिछड़ा वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान निजी और सरकार में निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में वो चीज डिसाइड किया गया था, और सरकारी नौकरी में भी ये चीज है 27% ओबीसी के लिए पहले से रिजर्व है। तो बस इसको याद रखिएगा, 93 होगा। अब देखिए यहाँ पर 93 है, 27 जोड़ेंगे 120 हो जाएगा। यहाँ 7 जो चीज़ है वो चीज़ याद रखिएगा। अगर 27 आपको याद है तो 120 में 27 घटाएंगे 93 आएगा। देखिए एक रिलेट करने का तरीका है, नॉर्मली ऐसा नहीं कोई ट्रिक है इससे याद हो जाएगा। तो 93 है तो आप 27 जोड़ेंगे 120 आ जाएगा, यानी ओबीसी बन जाएगा। ऐसे एक तरीके से रिलेट कर सकते हैं। तो ओबीसी के लिए 120 नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो 27% आरक्षण है तो 93वां संशोधन होगा। तो 93वां आप जैसे भी याद कर लें बस। तो 93वां संशोधन के तहत 27% का आरक्षण मिला। संविधान अधिनियम में किस संशोधन के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण? अब सेम ही क्वेश्चन है। तो अभी मैंने क्या बताया, ओबीसी के लिए नंबर कितना चाहिए, 120। 27% आरक्षण में मान लीजिए मिल गया तो 93 और चाहिए, तो 93वां संशोधन होगा। 93वां संशोधन हुआ कब, तो 2005 में हुआ। क्वेश्चन पूछा जाएगा नहीं, ये कोई रटने की जरूरत है नहीं। हाँ, 2002 वाला पूछा जाएगा, 86वां संशोधन जो 21 है और 51 एक एक क से संबंधित है, तो उसको आप रट लीजिएगा। 1976 पूछा जाएगा, 1978 पूछा जाएगा, 1951 पूछा जाएगा, 1961 10वां पूछा नहीं जाएगा, दादरा एंड नागर हवेली। बस इतना है। 69वां में 1991 में हुआ, और बस इतना अगर डेट रखते हैं तो इसी से पूछा जाएगा। बस ये 42वां है, 44वां है, 4 4 8 और 4 2 6। संविधान के 96वां संशोधन का उद्देश्य क्या है, तो 96वां संशोधन डायरेक्ट याद करिए, ओडिया के स्थान पे उड़िया शब्द लिखा गया, यानी जो भाषा ओडिया है उसको उड़िया शब्द का परिवर्तन किया गया। बस इतना है 96वां संशोधन, और कुछ नहीं है। तो 96 आप डायरेक्ट ओडिशा से याद रख सकते हैं कि 96 लोग मिलकर कहाँ जाएंगे, ओडिशा जाएंगे। 3600 किलोमीटर की दूरी याद आ रही है, सिक्किम। 36वां संशोधन, 36 दूना 72 और 3 75 याद रहा है, 1975 में हुआ था। तो इस प्रकार से जब आप थोड़ा थोड़ा रिलेट करेंगे तभी याद होंगी। तो 96वां संशोधन यानी 96 लोग उड़ीसा जाएंगे और भाषा को ओडिया को उड़िया में बदल देंगे। तो 96वां का संबंध उड़िया से है। संविधान संशोधन अधिनियम में किस संशोधन के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना हुई, तो 99 अमेंडमेंट, यानी 99वां जो अमेंडमेंट था उसी के तहत हुआ था। 99वां अमेंडमेंट हुआ 2014 में। अब सोचिए 1 से शुरू होकर हम लोग 99 पहुंच गए हैं, और जो जो इम्पोर्टेंट था सब देख चुके हैं, उससे बाहर कुछ पूछा भी नहीं जाएगा। तो 99वां जो अमेंडमेंट है 2014 में हुआ। इसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का मतलब होता है कि जो न्यायाधीश की नियुक्ति जो कॉलेजियम पद्धति से होती है, तरीका है जिसके तहत हम न्यायाधीश को चुनते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, तो उसको हटाकर जो एक नियुक्ति यानी न्यायाधीश को चुनने के लिए एक आयोग बना था, उसको संविधान यानी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया बाद में।
तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना 99वां अमेंडमेंट 2014 के तहत हुई थी, लेकिन बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया, हटा दिया। तो बस 99 याद रखना है। ऑलरेडी आपको मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में इंटर करने के लिए 99 रुपए का आपको टिकट लेना पड़ेगा, देखने के लिए, अंदर घुसने के लिए। तो बस याद रख सकते हैं इसी हिसाब से। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने भारत के संविधान के 100वें संशोधन को स्वीकृति दी? अब देखिए 100वां संशोधन का संबंध किससे? भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। भारत और बांग्लादेश में विवाद जो जमीन को लेकर था, 3 बीघा कॉरिडोर को लेकर, तो उसमें जो विवाद बहुत लंबे समय से 1974 से चल रहा था, तो जाकर ये खत्म कब हुआ? 2015 में। 2015 में जाकर खत्म हुआ, यानी कुछ जमीन बांग्लादेश को दे दी गई और कुछ जमीन जो बांग्लादेश में था तो वो ले ली गई। तो वही एक मतलब थोड़ा सा जो सीमा में बंटवारा का समय इधर उधर हो गया था, तो उसको खत्म किया गया। तो 100वां संशोधन इसीलिए किया गया। अब सोचिए 2015 में पूछ रहा है राष्ट्रपति कौन होगा, तो राष्ट्रपति उस समय 2017 से 22 तक कौन था? रामनाथ कोविंद। अब फिर कौन आया? द्रौपदी मुर्मू आई, इस समय चल रही हैं। और 17 से पहले कौन था? तो प्रणब मुखर्जी थे। भारत के निम्नलिखित में से राष्ट्रपतियों में से किसने भारत के संविधान के 100वें संशोधन को स्वीकृति दी? तो प्रणब मुखर्जी थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संविधान 100वां संशोधन हुआ? आप देखिए डेट भी कोई कोई डेट पूछेगा, सब नहीं पूछेगा। तो 100वां संशोधन 2015 में हुआ। 2002 81वां, 42वां 1976, 44वां 1978, उसके बाद 21वां 1967, 10वां 1961, कभी कभी 52वां पूछता है 1985, जो दल बदल से संबंधित, 5 दूनी 10, दल बदल से संबंधित है। 36वां 36 दूना 72 1975, और पहला 1951। बस इतना डेट अगर याद रखते हैं तो इससे बाहर कुछ पूछा नहीं जाएगा। 100वां संशोधन कब हुआ? 2015 में हुआ। ये भी 2014 का लेटेस्ट क्वेश्चन है एकदम। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के कारण वस्तु एक सेवा कर, अच्छा वस्तु एवं सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का गठन हुआ? जीएसटी का गठन कब हुआ? तो जीएसटी मतलब 101, मान लीजिए 101 रुपए का आपको क्या देना है? जीएसटी देना है। अब शुभारंभ आप कर रहे हैं तो 101 से करिए आराम से। जीएसटी सबसे पहले आप कितना दिए? 101, फिर बाद में ज़्यादा देंगे, ज़्यादा कमाएंगे तो। अभी कम कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं तो 101 दे दीजिए, खाता खुल जाएगा जीएसटी में, 101 हो जाएगा। 100वां का संबंध भारत और बांग्लादेश सीमा विवाद से है। बाकी अब आगे 103 ईडब्ल्यूएस से, 102 ओबीसी से है। देखिए 102 में क्या हुआ कि जो अभी को मैंने पहले बात की थी 338, 338 ए, 338 बी, तो इसमें क्या था? एनसी एससी था, यानी सी पहले आएगा फिर एसटी आएगा, फिर एनसी एसटी जनजाति आयोग, फिर एनसी बीसी बैकवर्ड क्लास। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 338 बी यानी बैकवर्ड क्लास के लिए एक आयोग का गठन किसमें हुआ? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। 338 बी आर्टिकल जोड़ा गया, 102वां संशोधन है। तो समझ गए, 101 समझ गए जीएसटी। और 103वां का संबंध किससे? ईडब्ल्यूएस से है, यानी ईडब्ल्यूएस जो 10% आरक्षण जनरल वाले को दिया जाता है वो ईडब्ल्यूएस से संबंधित कौन है? जैसे 3 शब्द है 103 है तो ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, 3 से याद रिलेट कर सकते हैं तो ईडब्ल्यूएस हो जाएगा। बस अब देख 2 क्वेश्चन और बचे हैं। 7 नवंबर 2022 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण को बरकरार रखा, खास तौर से आरक्षण लाया गया, यानी किस संविधान संशोधन के तहत इस आरक्षण को लाया गया? तो 103 में ईडब्ल्यूएस है, 3 शब्द हैं तो 3 से याद रख सकते हैं। 101 में जीएसटी है, 102 में एनसीबीसी है, 104 क्या है? वो 10 वर्ष का आरक्षण किसको दिया गया? एससी एसटी के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। कहाँ पर?
कहाँ पर बढ़ाया गया? तो लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में एससी और एसटी के आरक्षण को 10 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया, यानी 2030 तक कर दिया है। इसके पहले जो 95वां संशोधन हुआ था उसमें 2020 तक किया गया था। अब इसको 2000 फिर संशोधन 104वां संशोधन करके एससी एसटी यानी 4 शब्द है तो 104 में संशोधन करके 10 वर्ष तक आरक्षण को बढ़ा दिया गया। कहाँ पर? तो लोकसभा की सीट और राज्य की विधानसभाओं की सीटों में। ईडब्ल्यूएस 103 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प 124वें संशोधन विधेयक से संबंधित है? तो 124वें से संबंधित है तो 124वां से क्या हो जाएगा? तो सामान्य वर्ग के लिए वही ईडब्ल्यूएस है, 10% आरक्षण मिलता है। 124वां संशोधन विधेयक, यानी कुछ कुछ विधेयक क्या होते हैं, अब आते तो हैं लेकिन वो पास ही नहीं होते, इसलिए नहीं तो 124 अगर विधेयक है तो 124 संशोधन भी हो जाना चाहिए, लेकिन इस समय 106 संशोधन हो चुके हैं। तो 106वां जो संशोधन है वो नारी वय वंदना से संबंधित है। इसमें क्या हुआ कि लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में 33% का आरक्षण दिया गया है सीटों में। इनको अभी लागू नहीं हुआ, शायद आगे लागू होगा 106वां जो संविधान संशोधन था। बाकी 103 में ईडब्ल्यूएस है 10% आरक्षण, 124वां विधेयक है। पूछा है तो याद रखिएगा, आगे भी पूछ सकता है। अब कभी ये पूछे कि जैसे 106 तो संशोधन हुआ है, 127 विधेयक आ चुके हैं टोटल इस समय लेटेस्ट में। 127 विधेयक, 106 नारी व 106 संशोधन हो चुका है, यानी 127वां लास्ट वाला कौन है? यही नारी वय वंदना वाला। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 2014 में पारित हुआ। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से टूटकर एक राज्य बनता है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 2014 में पारित हुआ। ओवरऑल भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? मद्रास से टूटकर जो तेलुगु भाषी क्षेत्र था वो आंध्र प्रदेश ही पहला राज्य था, जो 1953 में सबसे पहले बनाया गया था। फिर इसी के तहत कोट्टोलू श्री जो नायडू थे तो उनकी मृत्यु के बाद 1956 में भाषाई आधार का यानी राज्य पुनर्गठन आयोग का मतलब वो आयोग बनाया गया जिससे राज्यों का पुनर्गठन हो। उसी समय 14 राज्यों को बनाया गया था। ओवरऑल 1953 में आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषी जो क्षेत्र थे, आंध्र प्रदेश सबसे पहला भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य है। और पुनर्गठन विधेयक 2014 में 2 जून 2014 तेलंगाना उससे तोड़कर बनाया गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 श्री अमित शाह द्वारा पेश किया गया। तो इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? देखिए होता क्या है, 5 अगस्त 2019 को एक विधेयक अमित शाह ने कहां पर लेकर आया? राज्यसभा में। फिर 6 अगस्त को ये लोकसभा में आता है, पास होता है, और 9 अगस्त को राष्ट्रपति इस पर साइन कर देते हैं। यानी क्या होता है कि ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक लागू मतलब पूरी तरीके से पास हो जाता है, कानून बन जाता है। लेकिन अब बात यह है कि ये लागू कब होता है? यानी कानून तो बन गया, 5 अगस्त को आया, 6 अगस्त को लोकसभा में आया। सबसे पहले कभी पूछा जा सकता है कहां पर आया था? तो राज्यसभा में आया था, फिर लोकसभा में, और फिर राष्ट्रपति का सिग्नेचर हुआ और वो कानून बन गया। लेकिन ओवरऑल फिर बात होती है कि कब लागू हुआ? तो 31 अक्टूबर 2019 को उसका पूरी की पूरी तरीके से डिवाइडेशन हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बन गया। तो इसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी? तो 5 होगा नहीं, 5 को आया था राज्यसभा में, 6 होगा नहीं, 8 तो होगा ही नहीं, 9 आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में एक संशोधन वर्ष पारित हुआ, यानी 1956 में संशोधन कब हुआ? ये वैसे नॉर्मली संविधान संशोधन में कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो बनता ही है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में इसमें संशोधन हुआ। इसमें बेटी और बेटा को बराबर अधिकार मिलता है।
यानी अगर पैतृ यानी संपत्ति अगर माता पिता की है तो उसमें बेटी बेटा का समान अधिकार है किसमें, 2005 में। लेकिन बेटियां ज़्यादातर अपने से नहीं डिमांड करती, ये उनकी मतलब बेटों के लिए सौभाग्य की बात है, उनकी बहन ऐसा नहीं कर रही है। तो कब हुआ संशोधन, 2005 में। तो पूरा कंप्लीट हो गया क्लास। अब यहाँ तक आप बने हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप सीख भी चुके होंगे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप बने रहें, आप चीज़ों को सीखें। अब इसकी जो पीपीटी है आपको रिवाइज करने के लिए टेलीग्राम चैनल थिंकिट है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पीपीटी को। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार से अच्छे, इम्पॉर्टेंट और अपनी समझ को डेवलप करने के लिए, जीएस में एक अलग अप्रोच लाने के लिए। तो क्लास यहीं पर द एंड करते हैं।